हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है प्रोड्यूसर सरप्लस। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे टैक्सेशन के ऊपर। उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ाया था कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मैंने आपको 3 कैटेगरी में पढ़ाया था कि अगर आपके पास डिमांड कर्व लीनियर होता है तब कैसे आप कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करोगे, और अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर है तब कैसे आप कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करोगे, और डिस्क्रीट गुड्स के केस में कैसे कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करोगे। कंज्यूमर सरप्लस में हमने जो पढ़ा था, जितना उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उतना ही टॉपिक हमें प्रोड्यूसर सरप्लस में भी पढ़ना है। कंज्यूमर सरप्लस में हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, और यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस में हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कंज्यूमर सरप्लस में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, उसमें मैंने आपको बोला कि किसी भी सामान के लिए कोई भी कस्टमर, कोई भी बायर मैक्सिमम कितना पे कर सकता है और उस सामान का मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस। कोई भी बायर किसी भी सामान के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्वेशन प्राइस, और मार्केट प्राइस तो हमें पता ही है जो एक्चुअली में उस सामान का, प्रोडक्ट का दाम हो मार्केट में। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के बिलो और जो मार्केट प्राइस होता था, प्राइस लाइन के एबव होता था। इतनी बात शायद आपको याद होगी। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या कहानी है कि किसी भी, अब हमें बेसिकली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा या किसी भी सेलर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को मिनिमम कितना में बेचा जा सकता है, कोई भी दुकानदार किसी भी सामान को कितने में, मिनिमम कितने में बेचेगा, और मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस। दोबारा सुनना, किसी भी दुकानदार के तरफ से या किसी भी सेलर के अकॉर्डिंग किसी भी सामान को मिनिमम कितने में बेचा जा सकता है, और जो मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर गुड्स का, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। अब किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है, तो देखो, मान लो कोई भी गुड एक्स है और इसका यूनिट हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 एंड 4, और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। पहले के लिए 25, दूसरे के लिए 26, तीसरे के लिए 27 और चौथे के लिए 29। ये MC राइजिंग क्यों है, इंक्रीज क्यों कर रहा है, ये सारी कहानी मैंने आपको क्लास 3 जहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ाया था उसमें बताया था कि एक रैशनल प्रोड्यूसर किस में काम करता है, तो राइजिंग MC में काम करता है, और क्लास 11th के लैंग्वेज में देखा जाए तो स्टेज 2 या फेज 2 में काम करता है। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, तो इसलिए हमने राइजिंग MC को बस कंसीडर किया है। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपने सामान को बनाना बढ़ाया है, जैसे मान लो आपने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आया है वो कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, जैसे आपने पहले यूनिट से दूसरे यूनिट को बनाया है, तो दूसरे यूनिट को बनाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया है वो है 26 रुपीज। लेट अस सपोज आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है, मार्केट प्राइस गिवन है। मुझे पहले एक बात ये बताओ कि जो पहले यूनिट को बनाने में आपको लगा 25 रुपीज़ का कॉस्ट, तो मिनिमम आप सामान को कितने में बेचोगे, 25 में या 25 से कम में? 25 से कम में तो कभी नहीं बेचोगे ना। 26 देगा तो बेचोगे, 27 देगा तो बेचोगे, 28 देगा तो बेचोगे। अगर 25 देता है तो आप इनडिफरेंट होगे, क्योंकि आपका कॉस्ट भी 25 है। आपका जो लागत है कमोडिटी को जो प्रोडक्शन करने में जो आपका कॉस्ट पड़ा है वो भी 25 है, और सामने वाला 25 दे भी रहा है, तो यहाँ पे आप इनडिफरेंट होगे। लेकिन जैसे 26, 27, 28 देगा तो आप आराम से सामान को बेच दोगे, क्योंकि एक रैशनल प्रोड्यूसर को थोड़ा सा भी अगर सरप्लस दिखेगा तो वो सामान को बेच देगा। और अगर 24 आपको दे रहा है तो आप किसी भी शर्त पे सामान को नहीं बेचोगे, क्योंकि आपका कॉस्ट भी नहीं निकल रहा। तो लेट अस सपोज जो मार्केट प्राइस है ना वो 28 रुपीज़ है। ठीक है, 28 रुपीज़ है। क्या आप पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी को सेल करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपके पास
जो पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी को बनाने का जो खर्च पड़ा है वो 25 है और जो आपको मार्केट प्राइस मिल रहा है वो है 28। मिनिमम आप पहले यूनिट को 25 में बेच सकते थे, बट आपको मिल कितना रहा है 28 रुपीज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि यहाँ पे 3 रुपये का है। सिमिलरली अगर दूसरे यूनिट के लिए देखा जाए तो मिनिमम आप दूसरा यूनिट 26 में बेच सकते थे, बट आपको मिला है 28 रुपीज। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्राइस तो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तीसरे यूनिट के लिए आपका जो खर्च है, जो आप मिनिमम उस सामान को बेच सकते थे वो 27 में बेच सकते थे, बट आपको मार्केट प्राइस क्या मिल रहा है 28 का मिल रहा है। अभी भी आपको 1 रुपये का प्रोड्यूसर सरप्लस मिल रहा है। कभी भी गलती से भूल से भी प्रोड्यूसर सरप्लस को प्रॉफिट से मत मिलाना। प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रॉफिट में आसमान धरती का अंतर होता है। प्रॉफिट एक अलग कंसेप्ट है, प्रोड्यूसर सरप्लस एक अलग कंसेप्ट है। चौथे यूनिट को बनाने में आपको खर्च पड़े हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा है वो है 29 रुपीज़ का और मार्केट प्राइस है 28। क्या आप फोर्थ यूनिट को मार्केट में बेचोगे? नहीं बेचोगे, क्योंकि आपका कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा। अब तो आपको प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा भी नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। याद करो, मैंने आपको क्लास 3 में बताया था कि इसी एमसी को जब हम लोग प्लॉट करते थे डायग्राम में, तो ये एमसी ही हमें सप्लाई कर्व देता था। तो हम लोग बोलते थे कि जो राइजिंग एमसी है वही सप्लाई कर्व भी होता है। क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था और आपको मैंने क्लास 3 में प्रूव भी करवाया था। और जो सप्लाई कर जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व के हाइट को हम रिजर्वेशन प्राइस कहते थे, कि कोई भी बायर, कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक यूनिट को खरीदने के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, उसको रिजर्वेशन प्राइस बोलते थे। और डिमांड कर्व का हाइट क्या होता था, रिजर्वेशन प्राइस होता था। सिमिलरली सप्लाई कर्व का हाइट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बस क्लास 3 थोड़ा सा रिकॉल करवाया और क्लास 3 के बिहाफ पे मैंने एक प्रोड्यूसर सरप्लस का भी टेबल बनाया है। अगर मैं डायग्राम आप बनाऊं, क्वांटिटी ये है हमारे पास प्राइस, ये आ गया हमारे पास सप्लाई कर्व। ये जो सप्लाई कर्व का हाइट है ये क्या बताएगा, मार्जिनल कॉस्ट बताएगा कि पहले यूनिट को हम 25 रुपीज़ में बेचेंगे। मान लो पहला यूनिट ये है तो इसके करस्पॉन्ड में ये प्राइस 25 आ रहा होगा। लेट अस सपोज, मान लिया जैसे जैसे यूनिट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम राइजिंग एमसी पे काम करते हैं। समझ में आ गया? जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाएंगे हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि राइजिंग एमसी पे हम लोग काम करते हैं। एक रैशनल प्रोड्यूसर राइजिंग एमसी पे वर्क करता है। तो मैंने आपको बस यहाँ पे ये बताया है कि जो हाइट है ना सप्लाई कर्व की, वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखो, मान लो ये तो आपका सप्लाई कर्व बन गया। अब मार्केट में एक प्राइस लाइन है कि जो प्राइस है मार्केट का वो ये है, प्राइस लाइन। कुछ भी प्राइस है, मान लो P1 है, ये प्राइस है। अगर आप जहां पे प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व दोनों मीट कर रहा है, ये पॉइंट आपके लिए होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से जो क्वांटिटी आएगा, ये क्वांटिटी आपका आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। इसके आगे प्रोड्यूसर क्वांटिटी को प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। इस क्वांटिटी के आगे प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे आओगे, जो आपका हाइट है मार्जिनल कॉस्ट का, मतलब सप्लाई कर्व का जो हाइट देख लो और जो प्राइस लाइन है, तो मार्जिनल कॉस्ट का हाइट ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्राइस लाइन। इन कंपेयर टू प्राइस बोल सकते हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्राइस। तो जब आपका कॉस्ट ही ज़्यादा होगा, जैसे कि आप फोर्थ यूनिट में देख सकते हो कि कॉस्ट आपका 29 है, मार्केट प्राइस 28 है, तो आप इस सामान को नहीं बेचोगे। तो सिमिलरली इस क्वांटिटी के आगे आप ट्रेड नहीं करना पसंद करोगे। और इस क्वांटिटी से पीछे जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो क्या है, प्राइस लाइन से नीचे है। तो यहाँ तो आप बेचोगे भी और आपको प्रोड्यूसर सरप्लस भी होगा, क्योंकि मान लो ये जो पहला यूनिट है, इसको बेचने के लिए आप मिनिमम इतना में आप बेच सकते थे।
ठीक है, मिनिमम आप इतना में बेच सकते थे, बट आपको मिला कितना, आपको मिला P1 प्राइस। मान लो ये P0 प्राइस है, तो मिनिमम आप पहले यूनिट को P0 पे बेच सकते थे, आपको मिला कितना, P1 मिला। तो इसी तरह आप क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक क्या करोगे, सामान को बेचोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक जो आपका सप्लाई कर्व का जो हाइट है ना, वो प्राइस लाइन से कम है, और सप्लाई कर्व का हाइट प्राइस लाइन से कम है, तो कहने का मतलब जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से कम है। और इसी के डिफरेंस को मैं शो कर देता हूँ। ये जो एरिया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ये एरिया क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आप इनडिफरेंट हो जाओगे, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैंने कंज्यूमर सरप्लस में क्या लिखवाया था, डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस में हमने क्या देखा था, जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता था वो क्या होता था, डिमांड कर्व के बिलो और प्राइस लाइन के एबव। बट यहाँ पे जो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है वो क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया विच इज बिलो द प्राइस लाइन एंड above द सप्लाई कर्व। तो ये प्रॉपर एक प्रकार से डेफिनेशन भी समझ लो, और प्रोड्यूसर सरप्लस का एक थोड़ा सा टॉपिक का कंसेप्ट था। अब अगर इतना ही इसमें कंसेप्ट इतना ही था, प्रोड्यूसर सरप्लस आपको समझाना था, मैंने आपको समझा दिया कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और कौन से एरिया को हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। अब अगर इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर मान लो आपके पास जो सप्लाई कर्व है वो लीनियर होता है, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आपके पास लेट अस सपोज क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई फंक्शन दे रखा है 2p माइनस में 4, और मार्केट प्राइस आपके पास गिवन है, मार्केट प्राइस जो आपके पास गिवन है लेट अस सपोज 8 रुपीज का। ठीक है, आपको बोला फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसी डायग्राम पे मैं बनाऊं, देखना मैं इस वाले पार्ट को बस आप इस डायग्राम को नोट कर लेना। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इस जो सप्लाई फंक्शन गिवन है आपके पास, इसको प्लॉट करना चाहो डायग्राम पे, तो क्या होगा, जब आप प्राइस को 2 रखोगे तो आपका क्वांटिटी सप्लाई 0 रहेगा, मतलब इस जगह पे जो प्राइस है वो 2 है। जब प्राइस को 2 रखोगे आप, मतलब तो 2 इंटू में 2 4, 4 माइनस 4 0, तो क्वांटिटी सप्लाई आपका क्या होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे फिर प्राइस को बढ़ाओगे तो आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। तो जो आपके पास सप्लाई कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सप्लाई कर्व बन गया, प्राइस लाइन आपका क्या है, तो 8 है, मान लो यही है प्राइस लाइन हमारे पास गिवन। प्राइस लाइन क्या है, तो 8 रुपए है। मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इस प्राइस को आप सप्लाई फंक्शन में पुट कर दो। तो जब आप इस प्राइस को सप्लाई में पुट करोगे ना, तो 8 2 जा 16 माइनस 4, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ से आएगा वो आएगा आपके पास 12 यूनिट का। ठीक है, हम सबको पता है कि ये जो एरिया मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। और ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो जब आपके पास सप्लाई कर्व लीनियर है और आपसे पूछे कि प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, तो यहाँ से प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, 1 इंटू में 2 इंटू 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट,
1/2 बेस कितना है, तो बेस ये है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है 8 - 2 तो 6, इतना डिस्टेंस 6 है ना, मतलब ये 2 है और ये टोटल 8 है, तो 8 में से 2 को माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। और बेस मान लो निकल गया। अब मान लो हाइट को, आप इसको मान लो हाइट, तो ये कितना है 12 का, इसको सॉल्व करो, 6 × 2 = 12, तो 24 स्क्वायर यूनिट का आपके पास आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस। स्क्वायर यूनिट इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि हम एक एरिया निकाल रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग यूज कर रहे हैं स्क्वायर यूनिट वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हमारे पास सप्लाई कर्व लीनियर होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अगर सप्लाई कर्व आपके पास नॉन लीनियर आए तब क्या करोगे देखना। मैं बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता देता हूँ, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस में मैंने टाइम लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और उसके लिए एक हमने वेल डिफाइंड फॉर्मूला जनरेट किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सिमिलरली हम नॉन लीनियर सप्लाई कर्व के लिए भी एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला लिख के दे देते हैं। आप देखना क्या, ये मान लो क्वांटिटी है, ये हमारे पास प्राइस है, ये रहा प्राइस लाइन, प्राइस लाइन। इस बार हमारे पास सप्लाई कर्व क्या होगा, तो नॉन लीनियर होगा। तो लेटर सपोज हमारे पास सप्लाई कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये डायग्राम ये भी पैराबोला का है, और अगर इसका इक्वेशन आप देखना चाहो तो इसका इक्वेशन पता है कैसा होगा। बेसिकली y के दो वैल्यू, सॉरी x के दो वैल्यू पे y पॉजिटिव, x² = y, कहने का मतलब q² = 2p, मान लो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन इस बार बाहर माइनस नहीं लगेगा, बाहर माइनस लगेगा तो अगर मान लो 2p के पीछे माइनस लगता तो फिर क्वांटिटी के दो वैल्यू पे जो प्राइस है वो नेगेटिव होता। मतलब जैसे हम लोग इसको बनाते हैं ना, x के दो वैल्यू पे y हमेशा पॉजिटिव, सिमिलरली वही वाला केस है यहाँ पे। अब आगे देखना, तो ये आपके पास आ गया नॉन लीनियर डिमांड कर्व। आप सभी को पता, नॉट डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सॉरी, आप सभी को पता है ये जो एरिया है ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, और मुझे इसी एरिया का वैल्यू चाहिए। हम प्राइस लाइन को जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा सप्लाई का उस पर पुट करेंगे, मतलब प्राइस की जो भी वैल्यू होगी, अगर प्राइस को हम सप्लाई फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस एरिया को अगर मुझे निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ही निकाल लेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, इस बार जो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या बनेगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मैं QE लिख देता हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस बार हम पहले क्या करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन, इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन, जब आप 0 से लेके Q इतने के रेंज में, इस इंटरवल में प्राइस लाइन के इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको पूरा ये एरिया देगा। और आपको लेकिन चाहिए बस इतना वाला पार्ट। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब आप 0 से लेके Q के बीच में इतने क्वांटिटी, इस इंटरवल के बीच में अगर आप प्राइस लाइन को इक्वेट करोगे तो ये टोटल जो रेड में मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ये टोटल एरिया आएगा। लेकिन मुझे चाहिए ब्लैक वाला एरिया, तो ब्लैक वाले एरिया के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस लाइन में से माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, और इनको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू DQ, ठीक है। जब जैसे ही आप इसमें से सप्लाई फंक्शन इस इंटरवल का माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट इस बार माइनस हो जाएगा और बचेगा बस आपका रिक्वायर्ड एरिया। समझ में आ गया। और बाकी इंटीग्रेशन तो आपने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा ही है, तो इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा। यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन, प्राइस तो मान लो कांस्टेंट देगा या लीनियर देगा, जो भी दे, तो प्राइस लाइन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन में अगर मान लो हमारे पास सप्लाई फंक्शन Q² = 2P के फॉर्म में हो तो पहले हम इसको Q के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे मान लो P के रिस्पेक्ट में दे रखा हो, जो कंज्यूमर सरप्लस में हमने पिछले क्लास में किया था, सेम वही काम करना है। अगर आपके P के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा फंक्शन तो पहले आप उसको क्या करोगे,
क्यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे और उसके बाद पुट करोगे, क्योंकि आप डी क्यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट गुड्स हो तो वहाँ पे हम लोग कैसे प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रीट गुड्स के लिए भी सेम केस है कि अगर आपको फंक्शन में दे रखा हो, मान लो सप्लाई फंक्शन गिवन हो, तो कहने का मतलब वो डिस्क्रीट गुड्स नहीं है, वो गुड्स फ्रैक्शन में अवेलेबल होगा। क्योंकि जब भी फंक्शन दे रखेगा वो तो कर्व बनाएगा या स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो कर्व बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो कहने का मतलब वो हर एक मतलब यूनिट्स को बेच सकता है, मतलब जो गुड्स है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। लेकिन अगर डिस्क्रीट गुड्स का बात करेगा तो वो आपको टेबल के फॉर्म में देगा हर एक चीज़ डिटेल्स। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास था ना, इसी को लेके चलते, ठीक है। यूनिट आपके पास 1 2 3 4, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास गिवन होगा, लेट अस सपोज 25 26 27 एंड 29। मार्केट प्राइस गिवन होगा 28। पहले यूनिट के लिए 25 में आप मिनिमम बेच सकते थे, आपको मिला 28, तो 3 रुपये का क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। सिमिलरली तीसरे यूनिट तक का प्रोड्यूसर सरप्लस निकलेगा और चौथे यूनिट को हम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि चौथे यूनिट के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो है 29 और मार्केट प्राइस है कितना, 28। इसको प्लॉट करना है अब डायग्राम में, तो कैसे प्लॉट करेंगे? ये रहा क्वांटिटी, ये आया हमारे पास प्राइस। चलो पहले यूनिट के लिए जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, 25 का है। लेट अस सपोज ये 25, 1 2 3 4। सेकेंड यूनिट के लिए जो हमारे पास है वो है 26 का। ये रहा 26। थर्ड यूनिट के लिए जो हमारे पास है वो है 27 का। ये रहा 27। फोर्थ यूनिट के जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है वो है 29 का। ये रहा 29। और जो प्राइस लाइन हमारे पास गिवन है वो है 28 का। ये हमारे पास प्राइस लाइन 28 का। तो ये जो एरिया आएगा जिसको मैं सर्कल से कलर कर रहा हूँ, ये है इस बार प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि 3 + 2 5 + 1 6 आएगा। तो डिस्क्रीट गुड्स में ऐसे ही आपको टेबल के फॉर्म में देगा, हर एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और टेबल के ही फॉर्म में आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है जो भी आएगा, और उसको डायग्राम में शो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो छोटा सा कंसेप्ट था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है डेडवेट लॉस। अभी तक जो हमने कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ा, कंज्यूमर सरप्लस हम डिमांड कर्व बनाते थे उसके बाद शो करते थे, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस हम सप्लाई कर्व बनाते थे उसके बाद शो करते थे। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई है, ये हमारे पास प्राइस है, ये आया मार्केट डिमांड, ये है मार्केट सप्लाई। जहाँ पे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके कोरस्पॉन्ड में हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, लेट अस सपोज Q0, और इसके कोरस्पॉन्ड में जो हमारे पास आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, लेट अस सपोज P0। ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया विच इज अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व कहने का मतलब ये एरिया, इसको हम लोग बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता था? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया विच इज बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व। बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व मतलब ये वाला एरिया, ये हमारे पास आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस।
अभी हमारा जो मार्केट है, जो भी इकोनॉमी है, ये टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज कर रही है। इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे टोटल वेलफेयर मैक्सिमाइज। कहने का मतलब ये कि मार्केट से जितना भी सरप्लस हो सकता था वो टोटल सरप्लस हो रहा है, और उसके कुछ पार्ट कंज्यूमर को भी मिल रहे हैं और कुछ प्रोड्यूसर को भी मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा। अब मार्केट में गवर्नमेंट आती है विद द फोर्सेस ऑफ सम टैक्स। ठीक है, मार्केट में क्या आती है? गवर्नमेंट आती है विथ फोर्सेस ऑफ सम टैक्स। अब गवर्नमेंट के आने से देखना मार्केट में क्या सब चेंजेस आएगा। मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको पहले बना सकते हो। ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये रहा प्राइस, ये डिमांड, ये मार्केट सप्लाई। जहां पे ये लोग इक्वेट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस, पी नॉट, और ये हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हम लोग ई, या पॉइंट का नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा। आप सभी को पता है जो ये जहाँ पे मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई मीट करता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, अभी मार्केट इसमें कोई रोल नहीं निभा रहा। प्राइस लाइन से एबव और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया ये बता रहा है हमारे पास क्या, तो कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस लाइन से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर का एरिया बता रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस। मार्केट में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो जब मार्केट में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी टैक्स का वेज होता है, जो भी टैक्स का साइज होता है, वो हम यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। टैक्स को लगाने के बाद जो प्राइस फॉर बायर है वो चेंज होता है। ये किसके लिए प्राइस बनेगा, तो प्राइस फॉर बायर। और ये किसके लिए बनेगा, तो प्राइस फॉर सेलर। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट का नाम देता हूं। देखना, पॉइंट ए, इस हर एक एरिया का मतलब नाम मैं दे रहा हूं। ए, ये रहा बी, ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है डी, ये है ई एंड ये है एफ। इसलिए मैंने यहाँ से ई को रिमूव किया था क्योंकि आप इन दोनों ई में मिस न कर जाओ, बट फिर भी मैं दे देता हूँ पॉइंट। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बिफोर टैक्स। मैं एक टेबल बना के कुछ कंपेयर करना चाहता हूँ, देखना क्या। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स चेंजेस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। जीटीआर का मतलब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। बिफोर टैक्स जब मार्केट में गवर्नमेंट नहीं थी तो कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया था, बिफोर टैक्स प्राइस लाइन ये था जो आपको ब्लू कलर के मार्कर से दिख रहा होगा, ये वाला प्राइस लाइन। और इसके एबव का एरिया और डिमांड कर्व से बिलो का एरिया क्या था, कंज्यूमर सरप्लस था। अगर मैं लिखूं इसको तो क्या मैं बोलूं, ए प्लस बी प्लस सी इज द एरिया, जो कि क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला पार्ट। बिफोर टैक्स जो प्रोड्यूसर सरप्लस था वो क्या था, डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ। ये कौन सा एरिया है, तो प्राइस लाइन से नीचे एंड सप्लाई कर्व से ऊपर। और इस समय गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू था नील। इस बार अभी गवर्नमेंट मार्केट में है ही नहीं तो टैक्स का कोई मतलब ही नहीं है। आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट के आने के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया,
टैक्स लगाने के बाद जो बायर के लिए, जो कंज्यूमर के लिए या बायर के लिए जो प्राइस लाइन बना, वो कौन सा प्राइस लाइन बना, ये, क्योंकि अब बायर जो है ये वाला प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस आएगा PB, ये इतना प्राइस पे करेगा। और कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया विच इज अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। तो इस बार प्राइस लाइन से अबव और बिलो द डिमांड कर्व जो एरिया है वो कौन सा है, बस ए है। अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व, इस बार जो एरिया वो क्या है, ए है। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर है, इस बार प्रोड्यूसर कितना रुपए रिसीव करेगा, कौन सा प्राइस रिसीव करेगा, तो ये वाला, इस पॉइंट वाला प्राइस को रिसीव करेगा। और प्रोड्यूसर सरप्लस बोलता था कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया विच इज बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व। बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व ओनली कौन सा एरिया है, एफ वाला एरिया। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कौन सा एरिया है इस बार, तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू है B+D। तो गवर्नमेंट को इस बार टैक्स का कुछ रेवेन्यू मिला है, वो कौन सा एरिया, तो B+D। ये आपको याद है ना, ये वाला एरिया गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता था, मैंने पिछले क्लास में आपको करवाया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मुझे पता है कि कई एक दो डाउट आपको आएंगे, वो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा, देखना क्या, लेकिन पहले आप पूरा सुनो। तो अब मैं चेंजेस बताना चाहता हूं कि बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं। बिफोर टैक्स जो कंज्यूमर सरप्लस था वो A, B एंड C, इतना एरिया था A, B एंड C। आफ्टर टैक्स जो कंज्यूमर सरप्लस बचा वो बचा बस A। तो चेंजेस जो आया है वो आया है -B एंड -C। न्यू माइनस ओल्ड कर देना, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, मतलब आफ्टर टैक्स जो एरिया था उसमें से माइनस कर दोगे बिफोर टैक्स, तो आपके पास आ जाएगा -B -C। कहने का मतलब जो कस्टमर थे, जो कंज्यूमर थे, उनसे ये वाला एरिया जो सरप्लस आ रहा था वो चला गया, ठीक है। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर को बिफोर टैक्स D+E+F ये वाला एरिया मिलता था, बट टैक्स लगने के बाद जो D है और E है ये वाला एरिया प्रोड्यूसर से चला गया, तो बेसिकली बचा क्या, F बचा। तो जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं -D में E। गवर्नमेंट टैक्स पहले था नील, पहले कुछ नहीं मिलता था गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, बट आफ्टर टैक्स उनको मिलने लगा B+D। तो इनका चेंजेस आया है पॉजिटिव का क्या, तो B+D। इसको जब आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो मान लो जो कंज्यूमर से B गया था वो B किसके पास आया, गवर्नमेंट के पास। जो प्रोड्यूसर से D गया था वो D किसके पास आया, गवर्नमेंट के पास। बट जो ये -C और -C कंज्यूमर से और -E जो प्रोड्यूसर से निकला वो किसी के पास नहीं गया, जो कि आपको ये वाला एरिया बता रहा है। और इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉस। ये वो एरिया है जो कि ना कंज्यूमर को मिला, ना प्रोड्यूसर को मिला, ना गवर्नमेंट को मिला। और ये एरिया क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था ना वो कम हो गया है, और जिससे मार्केट जितना सरप्लस बना सकती थी उतना सरप्लस इस बार नहीं बना पाई, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अब जो मार्केट में जो क्वांटिटी ट्रेड होगा वो ट्रेड कम होगा। समझ में आ गया। चलो, जनरली तो यहाँ तक सभी को समझ में आ जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूजन ये होता है कि सर जब आपने टैक्स लगाया, ठीक है, टैक्स लगाया, तो आपने टैक्स जब लगाया तो किसी न किसी पे तो टैक्स लगाया होगा, या तो आपने बायर पे लगाया होगा या तो आपने सेलर पे लगाया होगा टैक्स। किसी ने, जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो बायर और सेलर इन दोनों में से किसी न किसी पे तो लगाया होगा। तो इसके लिए आंसर है बेसिकली कि जब गवर्नमेंट टैक्स बायर पे लगाए या सेलर पे लगाए, जो टैक्स का बर्डन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। और किस रिस्पेक्ट में किस पे डिपेंड करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन सामने वाला बच्चा पूछता है सर मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, चाहे बायर पे लगाए या चाहे सेलर पे लगाए, वो तो मुझे पता है कि टैक्स का बर्डन शेयर हो जाएगा। बट डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, चाहे गवर्नमेंट किसी पे टैक्स लगाए तो डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, इन दोनों में से कोई कर्व भी तो शिफ्ट करेगा। लेट अस सपोज अगर गवर्नमेंट लगाती है टैक्स बायर के ऊपर में, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा ना सर लेफ्टवर्ड।
जो कि कुछ इस वाले एरिया से आएगा। तो अगर आप डिमांड कर्व को जब शिफ्ट करोगे लेफ्टवर्ड, मान लो लेटर सपोज आपने कुछ ऐसा लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, इसको ऐसे कुछ लिखा, ये आया D1। आई होप आप लोगों को विजिबल हो। जब डिमांड कर आपने शिफ्ट किया लेफ्टवर्ड, तो आपने बोला कि सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। तो बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन वाला एरिया तो अब ये वाला आ गया, बट आपने आफ्टर टैक्स तो कंज्यूमर सरप्लस ए बताया है। ये कैसे हुआ? समझ रहे हो मेरी बात की? बच्चों को क्वेरी क्या होती है कि सर अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो किसी न किसी पे तो लगाएगी, चाहे सेलर पे लगाए या बायर पे लगाए। मान लेते हैं बायर पे लगाई है, तो बायर पे लगाएगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, और डिमांड कर्व जब शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड तो अब तो न्यू डिमांड कर्व ये है। तो जो आफ्टर टैक्स हम कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करेंगे, और कंज्यूमर सरप्लस हमें क्या बताता है कि वो डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया है। तो डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया तो ये वाला एरिया दिख रहा है, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो रेड पेन से मैं दिखाता हूँ एक बार, रेड मार्कर से, ये वाला एरिया है, बट आपने तो ए बताया है। तो देखो क्वेश्चन तो उनका सही है जो भी पूछ रहा है, लेकिन इसका आंसर ये है बाबू कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कंपेयर कर रहे हैं। सिंस मुझे कंपेयर करना था ना, इसलिए मैंने नया डिमांड कर्व नहीं बनाया है। और अगर आप ये जो रेड मार्कर से मैंने एरिया लिखा है ना, ये जो ट्रायंगल बना है, और ये जो ब्लैक कलर से हम ट्रायंगल बना रहे हैं, जिस ट्रायंगल को मैंने बोला था कि ये न्यू मतलब आफ्टर टैक्स कंज्यूमर सरप्लस होगा, ये दोनों एरिया सेम है। समझो, डिमांड को शिफ्ट करने के बाद जो एरिया आया और आफ्टर टैक्स जो मैंने एरिया आपको बताया ए, ये दोनों एरिया सेम है। सिंस मुझे कंपेयर करना था आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, दैट्स वाई मैंने डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करवाया। सिमिलरली सप्लाई कर्व के भी केस में वही रीजन होगा। जो सप्लाई कर्व आप शिफ्ट करोगे ना, तो जो भी एरिया आएगा और ये जो एफ वाला एरिया है वो दोनों सेम ही होगा। बट शिफ्ट करने के बाद आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो मुझे तो कंपैरिजन करना था, तो कंपैरिजन करना था इसलिए हमने शिफ्ट नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद किसी को कोई भी प्रकार का किसी भी तरीके का डाउट है इसमें, तो वो मुझसे पूछ सकता है थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू कॉल, और अगर संख्या ज़्यादा होगा डाउट्स वाले बच्चों का, तो फिर हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग भी एक लाइव क्लास रख लेंगे। चलो, तो यहाँ से डेडवेट लॉस अगर आप देखो ना, तो ये रेड वाला मार्कर में डेडवेट लॉस ये वाला एरिया आ रहा है, और ये एरिया आपको क्या दिख रहा है? तो ये एरिया आपको ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है। और इसको, इस एरिया को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो हम इजीली वे में क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। क्या? डेडवेट लॉस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलो, इफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व, या सप्लाई एंड डिमांड, हाँ कर्व ले लो, कर्व इज लीनियर। ठीक है, अगर सप्लाई डिमांड दोनों लीनियर होंगे तब डेरिवेट लॉस का जो फॉर्मूला बनेगा वो, क्योंकि देखो यहाँ पे डिमांड कर्व स्ट्रेट है, सप्लाई कर्व स्ट्रेट है, दोनों लीनियर है, तब तो ट्रायंगल बनाना। इन दोनों में से कोई भी अगर नॉन लीनियर हो जाता तो ट्रायंगल नहीं बनता। तो अगर ये दोनों लीनियर होंगे, सप्लाई एंड डिमांड दोनों लीनियर होगा, तब जो डेरिवेट लॉस निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू में बेस। तो बेस आपको क्या दिख रहा है? मान लो बेस हम ये वाला एरिया ले, टैक्स साइज को बेस माने, ये है बेस, तो बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैक्स साइज 1/2 इंटू में टैक्स साइज, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाइट को हम ये मान के चलते हैं, ये वाला, अगर मैं आपको विजिबल नहीं है तो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाइट होगा ट्रायंगल का। तो ये जो एरिया, ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या बता रहा है? ये चेंज इन क्वांटिटी। तो इसको आप क्या लिखोगे? Q माइनस में Q1, ये चेंज इन क्वांटिटी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको Q1 नाम देते हो और आफ्टर टैक्स वाले क्वांटिटी को Q2 नाम देते हो, तो इसको आप लिख लो Q1 माइनस में Q2। तो ये फॉर्मूला बनेगा डेडवेट लॉस। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया यहाँ पे? अगर आप बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम Q1 देते हो और आफ्टर टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम Q2 देते हो, तो यहाँ पे बनेगा Q1 माइनस Q2, तब ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो ये है डेड वेट लॉस का फॉर्मूला। कब? जब हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई दोनों स्ट्रेट लाइन हो। समझ में आ गया? अगर मुझे कैलकुलेट, मान लो आपके पास डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व सब गिवन हो, टैक्स साइज आपको दे रखा हो, अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो हम इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाऊं, मुझे नहीं लगता यार वैसे तो ज़रूरी है, बट फिर भी चलो करवा देते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है? देखो, मान लो क्वेश्चन में बोला आपको, एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमारे पास डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है लेट अस सपोज 20 माइनस पी, ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है। एक सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है लेट अस सपोज 3p, ये हमारे पास सप्लाई फंक्शन आ गया, ठीक है। टैक्स साइज लेके चलो ₹5 का, कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 5 रुपए का। आपको बोला फाइंड डेड वेट लॉस, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ और भी कई सारे पार्ट बन सकते हैं, जैसे मान लो बिफोर टैक्स आपसे पूछ देता फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, तो पहले कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते, और कैसे फाइंड आउट करते पहले से आपको पता है। फिर बोलता है कि टैक्स लगने के बाद का कंज्यूमर सरप्लस निकालो और प्रोड्यूसर सरप्लस लगाओ, तो उसके बाद का आप निकालते कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो मैं करके दिखाता हूँ, क्या पूरा प्रॉपर एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में क्या पता आए, ठीक है। आपसे पूछा पहले पार्ट में फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दूसरे पार्ट में पूछा गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स ऑफ ₹5, फाइंड न्यू कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, and also find डेड वेट लॉस, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये हमारे पास आ गया प्राइस, ठीक है। अगर मैं डिमांड फंक्शन के हेल्प से डिमांड कर्व बनाना चाहूं तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? प्राइस को 0 रखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आएगा 20 का, और अगर आप प्राइस को 20 रखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका आएगा 0 का। इसको जब आप एक दूसरे से मिला दोगे तो ये आपके पास आ गया डिमांड कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? तो कुछ इस प्रकार से, जब आप बेसिकली प्राइस को 0 रखोगे तो क्वांटिटी सप्लाई 0 होगा, जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। मतलब ओरिजिन से सप्लाई कर्व बना है। सप्लाई कर्व ओरिजिन से भी हो सकता है जब आपके पास गिवन फंक्शन हो, मतलब गिवन इक्वेशन हो तो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सप्लाई कर्व ओरिजिन से नहीं होता। जब आपके पास फंक्शन गिवन होगा तो फंक्शन जो भी बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारे पास क्या आएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेट अस सपोज इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कर ले। तो पहले पार्ट में अगर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो हम डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वेट कर देंगे। 20 माइनस पी इज इक्वल टू 3p, 4p इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 5। तो जो प्राइस आया इक्विलिब्रियम प्राइस बिफोर टैक्स वो कितना आया है? 5 रुपए का। और ये जो 5 रुपए है प्राइस 5 है, आप अगर इस पे पुट करोगे ना तो जो डिमांड आपके पास आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो आएगा 15 का। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया। अब कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया है? ये अबव द प्राइस लाइन बिलो द डिमांड कर्व। और प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा एरिया है? तो बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो पहले पार्ट का आंसर अगर मैं बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस दूं तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? 1/2 इंटू में बेस कितना है? 5। हाइट को मान लो ये हाइट कितना है? 15। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना। ये प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? सेम 1/2 इंटू में बेस कितना है? 5 से 20 देख लो तो 15 का है, इंटू में हाइट कितना है? तो हाइट भी 15 का है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा।
सब कुछ हमने सही किया है ना, प्राइस को 5 किया तो फिर प्राइस को यहाँ पे 5 तो क्वांटिटी डिमांडेड 15 आ गया। चलो ठीक है, ये 15 का है, ये 5 का है और ये ऊपर में 20 आया ना, ठीक है ना। प्राइस के 20 पे फिर क्वांटिटी डिमांड 0, ठीक है, सब कुछ सही है। तो यहाँ से आपने प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस निकाला, कब निकाला? जब गवर्नमेंट मार्केट में नहीं है। अब आगे आप आ जाओ, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। इसका काम था इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताना। दूसरे पार्ट में आपको बोला कि गवर्नमेंट आप क्या करती है, टैक्स लगाती है 5 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। किस पे लगाया ये तो नहीं बताया। लेटर सपोज हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है ना 5 रुपये का, वो लगाया है ऑन बायर के ऊपर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लो, बायर के ऊपर लगाया है। तो अगर गवर्नमेंट बायर के ऊपर टैक्स लगाएगा तो बायर के लिए प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो जो न्यू डिमांड फंक्शन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 20 माइनस में P + 5। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या आएगा, 20 माइनस से 5, 15 माइनस में P। अब जो 15 माइनस में P आ गया, इसके बाद ये तो हमारे पास न्यू डिमांड फंक्शन आया है। इसको जब न्यू डिमांड फंक्शन को, अच्छा न्यू डिमांड फंक्शन को QD स्टार से हम शो कर रहे हैं, ठीक है, QD स्टार। न्यू डिमांड फंक्शन को हम जब सप्लाई फंक्शन से इक्वेट करेंगे, मतलब 15P सॉरी ऐसे मान लो 15 माइनस P इज इक्वल टू, मेरे पास सप्लाई फंक्शन कितना है 3P, तो यहाँ से आ जाएगा 4P इज इक्वल टू 15 और P इक्वल टू आ जाएगा 15/4। समझ में आ गया? P कितना आ जाएगा 15/4। ये जो P 15/4 आया है, इसको अगर 4 3 जा 12, 3 4 7 जाओ 3.75 के आसपास आएगा ना। 4 3 जा 12, 3 4 7 जा 28, 2 जा 4 5 25, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो प्राइस है 3.75, ये प्राइस किसके लिए है, प्राइस फॉर सेलर। ये अभी हम सिंपली कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था या टैक्सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। जब टैक्स लगता है तो फिर कौन सा कर्व बेसिकली शिफ्ट करता है, कौन सा, जब अगर बायर पे लगेगा तो डिमांड में प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर सप्लायर पे लगेगा तो जो सप्लायर फंक्शन है उसमें प्राइस कम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लास 4th में शायद टैक्सेशन में करवाया है आपको अच्छे से। तो ये जो प्राइस आया है ये किसका 3.7 प्राइस। देखो अगर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है बायर के ऊपर, तो बायर पे टैक्स लगाएगी तो कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा, डिमांड का कर्व। तो डिमांड का कर्व शिफ्ट करेगा तो कुछ इस पॉइंट से गुजरेगा, तो इस पॉइंट से गुजरेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इस बार जो नया डिमांड फंक्शन है और नया सप्लाई फंक्शन जो पुराना वाला है उनको इक्वेट करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा। और हमने डिमांड फंक्शन क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे डेड वेट लॉस चाहिए। बना भी देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इस बार मुझे चेंज नहीं बताना। तो बना भी सकते हो आप चाहो तो, अगर बनाना चाहो तो बना लो कि ये आप नया डिमांड फंक्शन है, ठीक है, आपको बनाना है तो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार 3.75 हमारे पास क्या आया, तो प्राइस आया, इक्विलिब्रियम प्राइस आया। अच्छा, जो बिफोर टैक्स मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आता है और उसके नीचे अगर आफ्टर टैक्स प्राइस आए तो वो प्राइस कौन सा प्राइस होता है, किसके लिए होता है, सेलर के लिए। तो ये 3.75 जो प्राइस है वो कौन लेगा, ये है प्राइस फॉर सेलर। समझ में आ गया? और ये जो 3.7 प्राइस है, इसको आप अगर इस डिमांड फंक्शन में पुट करोगे तो 3.75 पुट करो तो जो क्वांटिटी डिमांडेड आएगा ना आपके पास, वो आएगा कितना, बेसिकली 11.25। 11.25 इसको पुट करोगे प्राइस के प्लेस पे, तो प्राइस 15 माइनस 3.75 करोगे तो आएगा आपके पास 11.25। तो यहाँ से आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गया। चलो, और ये जो ऊपर वाला प्राइस है ये किसका होगा, प्राइस फॉर बायर के लिए होगा। ये इस पॉइंट से जो निकलेगा, और ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3.75 तो सेलर का प्राइस है, सेलर रिसीव करेगा, लेकिन 5 रुपये का टैक्स है तो ये प्राइस बनेगा 8.75। इस बार जो मार्केट में जाएगा बायर कोई भी सामान खरीदने के लिए तो वो पे करेगा 8.75 रुपीज़ पर यूनिट सामान पे, और 8.75 में से 5 रुपये टैक्स का कौन लेके जाएगा, गवर्नमेंट, और 3.75 रुपीज़ किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से अब कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करें तो आपको मैंने बताया था इस बार कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया होगा, ये ऊपर वाला एरिया होगा ना, इसके प्राइस लाइन से एबव और
उससे क्या कहते हैं, इस प्राइस लाइन से एबव और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया। तो इस बार कंज्यूमर सरप्लस होगा 1/2 इंटू में बेस को मान लीजिए तो 20 माइनस 8.75 बेस हो जाएगा। 20 माइनस 8.75 मेरा बेस बन जाएगा, इंटू में हाइट। मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ, आई होप हो सकता है किसी ऐसे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो। देखो हमारा जो बिफोर टैक्स तो कंज्यूमर सरप्लस ये था, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एरिया जो हमने फाइंड आउट किया इस प्लेस पे। लेकिन आफ्टर टैक्स हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस बस इतना बचा, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये मान लो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर बेस आप इसको मानते हो तो इसका डिस्टेंस कितना है? 20 माइनस में 8.75। और हाइट में आप इसको मानते हो तो ये हाइट कितना है? 11.25। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कंज्यूमर सरप्लस। अगर आप चाहो तो यहाँ से जब डिमांड क्रॉस करेगा ना तो इसके नीचे से भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर लेना। दूसरा बात, प्रोड्यूसर सरप्लस इस बार हमारे पास कौन सा एरिया होगा? तो प्रोड्यूसर सरप्लस हम फाइंड आउट करने से पहले हम ये जो नया डिमांड हम बनाए थे ना, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, जिससे कि आपको मैं शो करवा सकूं कि प्रोड्यूसर सरप्लस इस बार कौन सा एरिया है। ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। बिफोर टैक्स, जब टैक्स मार्केट में नहीं था, तो ये पूरा का पूरा एरिया था प्रोड्यूसर सरप्लस, ये पूरा का पूरा एरिया। लेकिन जैसे ही टैक्स आया तो अब प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा एरिया बचा? अब प्रोड्यूसर सरप्लस बस ये वाला एरिया बचा है। तो इस एरिया को फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे? तो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, 1/2 इंटू में बेस। अगर आप इसको बेस मानो तो बेस आपके पास 3.75 है, और हाइट अगर इसको आप हाइट मानो तो 11.25। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो, डेडवेट लॉस अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो डेडवेट लॉस ये वाला एरिया है, ये वाला। तो डेडवेट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं। डेडवेट लॉस 1/2 इंटू में टैक्स साइज। टैक्स साइज ये बताता है टैक्स साइज कितना है, तो 5 का है। और हाइट ये बताएगा ये वाला चेंज इन क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था Q1 माइनस Q2। तो Q1 ये है, Q2 ये है, तो 15 माइनस में 11.25। इसको सॉल्व करोगे तो डेडवेट लॉस आपके पास मिल जाएगा। तो सो सिंपल, इस तरीके से आप डेडवेट लॉस, कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैक्स, प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैक्स, कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैक्स, ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास ये तो लीनियर के लिए हमने बता दिया कि सप्लाई और डिमांड दोनों लीनियर हो, तब हम लोग क्या करेंगे? अगर आपके पास, आई होप समझ में आ गया हो, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं सप्लाई कर्व में से, मान लो डिमांड एंड सप्लाई में से किसी एक को नॉन लीनियर बना दूं, तब हम लोग कैसे डेडवेट लॉस फाइंड आउट करेंगे देखना। हालांकि आपके जो रीडिंग का मतलब आपका जो सिलेबस का पार्ट है, इसमें सब लीनियर गिवन है, सब डिमांड भी लीनियर एंड सप्लाई भी लीनियर। नॉन लीनियर का क्वेश्चन आई होप नहीं भी आ सकता है, और आ भी सकता है, सीखने में तो कुछ है ही नहीं, DU है, कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी दे सकते हैं लोग। वैसे लगभग आपको नहीं मिलेंगे 10 ईयर्स में, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था 10 ईयर तो उसमें तो मुझे नहीं दिखा। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई प्राइस, ठीक है, ये रहा। इस बार जो डिमांड कर्व है ना मेरा, वो डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, बट सप्लाई कर्व जो है ना वो कर्विंग है, नॉन लीनियर है सप्लाई कर्व। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 लेके चलते हैं इसको, ठीक है, Q1, यहां से इक्विलिब्रियम प्राइस P1। गवर्नमेंट मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाने के बाद ये बनेगा प्राइस फॉर बायर, ये बनेगा प्राइस फॉर सेलर। ये एरिया है हमारे पास आफ्टर टैक्स कंज्यूमर सरप्लस, ये एरिया आफ्टर टैक्स प्रोड्यूसर सरप्लस। और डेडवेट लॉस कौन सा एरिया है? तो डेडवेट लॉस है हमारे पास ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? तो डेडवेट लॉस। आपको डेडवेट लॉस का फॉर्मूला चाहिए, ये लीनियर नहीं है, ये कर्व है, ठीक है, ध्यान से, ये कर्व बना हुआ है,
ठीक है। इस बार जो डेड वेट लॉस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेड वेट लॉस कहने का मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो इस वाले एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास न्यू क्वांटिटी Q2। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी बायर या सेलर पे, जिस पे भी लगाएगी, तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आएगा, चाहे सप्लाई कर्व शिफ्ट करने से आए या डिमांड कर्व शिफ्ट करने से आए, तो ये एक हमारे पास Q2 आएगा। डेड वेट लॉस के लिए मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये इस बार ट्रायंगल नहीं है, तो इस वाले एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड रीजन वाला जो कंसेप्ट है उससे, इंटीग्रेशन ऑफ Q2 से Q1, लोअर लिमिट Q2 अपर लिमिट Q1, ठीक है। Q2 Q1 को आप ऐसे भी समझ लेना, अपर लिमिट बेसिकली Q1 बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और Q2 क्या है, आफ्टर टैक्स जो क्वांटिटी आपके पास आया। इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व या डिमांड फंक्शन, तो जब आप Q2 से Q1 बेसिकली इंटीग्रेट करोगे इस एरिया में, इस इंटरवल में आप अगर डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको टोटल पूरा का पूरा एरिया दे देगा, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पूरा। लेकिन आपको कितना, आपको कौन सा एरिया चाहिए, आपको एरिया चाहिए बस ये वाला एरिया चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दो इक्वेशन ऑफ सप्लाई कर्व या सप्लाई फंक्शन, और विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास ये वाला गिवन एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आपके पास नॉन लीनियर सप्लाई या नॉन लीनियर डिमांड हो तो आप इंटीग्रेशन के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेड वेट लॉस का एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे तरफ से ख़त्म हो गया, मतलब कंसेप्ट टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्ट कि डेड वेट लॉस क्या होता है वो ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डेड वेट लॉस कहीं आगे का पार्ट पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स ऑफ डेड वेट लॉस और लेफर कर्व का डेरिवेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।